रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। यदि सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो बायर को फॉलोइंग रेमेडीज मिलती है। नंबर 1, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। जहां पर सेलर गलत तरीके से नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है माल को डिलीवर करने को बायर को, बायर में sue द सेलर फॉर डैमेजेस ऑफ नॉन डिलीवरी। बायर सेलर को नॉन डिलीवरी के कारण जो डैमेजेस हुए उनके लिए sue कर सकता है। मार्केट से महंगे खरीदने पड़े हैं तो फिर लॉस हो रहा है। डैमेज होना चाहिए भाई, डैमेज मतलब नुकसान होना चाहिए। नो डैमेज देन कोई डैमेज नहीं है तो फिर कोई सूट नहीं है। डैमेजेस क्यों वसूले जाते हैं? टू मेक गुड आवर लॉसेस। यदि कोई लॉस है ही नहीं तो फिर किस बात के लिए करोगे? सो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी सबसे पहला तो नंबर 1। नंबर 2 कि सर अच्छा, डैमेजेस का चैप्टर में जब अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे तो ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, सर ऑर्डिनरी डैमेज कब वसूल सकते हैं, स्पेशल डैमेजेस कब वसूल सकते हैं, ये पूरा अपन ने पढ़ा हुआ है। ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज का जब क्वेश्चन आता है तो केस कौन सा लगाते हैं सिद्धांत? जब डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम कौन सा केस लगाते हैं सिद्धांत? प्रियांशु, सिया, नहीं याद है। मानस, हेडली और बक्सेंडल। और एक और बार बोल सकते हो आप? हेडली वर्सेस बक्सेंडेल केस, जहां स्पेशल और ऑर्डिनरी डैमेज के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है वहां पर आपको हेडली वर्सेस बक्सेंडेल केस का नाम मेंशन करना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इज, पहला है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सेकंड इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर जहां पर गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं या असर्टेन गुड्स हैं, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं एंड में जाके, और जहां पर डैमेजेस आर इनसफिशिएंट, ठीक है, और गुड्स आर यूनिक एंड कॉस्टली। सर अकबर के जमाने की पेंटिंग है, मार्केट में उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, डैमेजेस इनसफिशिएंट होंगे यदि ये काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, द बायर कैन अपील फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अपील नहीं, अप्लाई फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे वो गुड्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो जो स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स हैं, डैमेजेस इनसफिशिएंट है और गुड्स यूनिक है, कॉस्टली है, जैसे कि अकबर के जमाने की इसी पेंटिंग की बात हो रही थी और तुमने बेचने को मना कर दिया, तो यहाँ पर पैसे में तुम्हारा डैमेज नहीं तोला जा सकता है, यहाँ तो हमको वो पेंटिंग चाहिए ही चाहिए। सो गुड्स आर insufficient, buyer can appeal for specific performance of the contract. Now suit for breach of warranty, where there is a breach of warranty by the seller or where the buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty. ठीक है, he can sue the seller, buyer can sue the seller for recovery of damages sustained by him. सर कोई वारंटी दी हुई थी, कंडीशन में तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी रेपुडिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वारंटी में आप केवल डैमेजेस मांग सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर कोई कंडीशन को वारंटी जैसे ट्रीट कर लिया गया है या फिर कोई वारंटी ब्रीच हुई है, सो बायर कैन sue the seller for recovery of damages. Suit for damages for repudiation of contract by seller before due date. सर बिफोर ड्यू डेट में एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो यदि आपने 15 तारीख को परफॉर्मेंस ड्यू थी, 13 तारीख को ही सेलर ने मना कर दिया, तो आपके पास में एज अ बायर दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप 15 तारीख का वेट करें या आप 13 तारीख को ही एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांग के इस हिसाब से इस दिन जो भी मार्केट प्राइस है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है डैमेजेस उस हिसाब से वसूल है, ये ऑप्शन भी होता है। और आप एक्चुअल डेट तक भी, एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक भी वेट कर सकते हैं और फिर तब भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से आप अपने डैमेजेस वसूल सकते हैं। लेकिन एक राइट मिलता है कि रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर बिफोर ड्यू डेट पे आपको भी ऑप्शन मिलेगा कि आप उसी तारीख को कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हुआ मान के अपने डैमेजेस उसी तारीख को वसूल सकते हैं। सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस एंड इंटरेस्ट। सर ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज का कंसेप्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि आप स्पेशल डैमेजेस केवल तभी वसूल सकते हैं
जब सेलर को आपने उन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में पहले से बता दिया हो कि देख तूने मशीन टाइमली मुझे सप्लाई नहीं करी तो मुझे आगे इतने रुपए का डैमेज हो जाएगा, फिर वो भी मैं तेरे से वसूलूंगा। ठीक है, आपको अवेयर करा दिया कि देख मैं ये मशीन आगे किसी कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्मेंस के लिए खरीद रहा हूँ, डीले करी तो आगे मुझे को डैमेज होगा। अवेयर करा दिया तो फिर ऑर्डिनरी डैमेज के साथ में स्पेशल डैमेज भी वसूल लेना। अवेयर नहीं करा है तो आप बायर जैसे नहीं वसूल सकते। ठीक है, एंड ही कैन क्लेम इंटरेस्ट इफ इज ऑलरेडी पेड द प्राइस टू द सेलर, तो इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो सर 5 रेमेडीज ऑफ बायर: डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस एंड इंटरेस्ट, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, डैमेजेस आप वसूल सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर बिफोर ड्यू डेट एंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये 5 रेमेडीज एज अ बायर आपके पास में अवेलेबल होती हैं अगेंस्ट दी सेलर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब होता है ऑक्शन सेल। कभी कभार इस पे क्वेश्चन देखने मिल सकता है। वो कहते हैं ना जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, इतनी हाइट पे भी काट जाता है। किस्मत खराब थी भाई, ठीक है, यूं तो जमीन चलते ही नहीं काटता है, और यूं किस्मत खराब होने पे ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। तो उसी तरीके से वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी ने सोचा ही नहीं होगा ऑप्शन सेल का टॉपिक भी आ सकता है एग्जाम में, पर जब एग्जामिनर को गुगली फेंकनी होती है तो फिर वो डाल सकता है इस पे से क्वेश्चन। सर ऑक्शन सेल आप सभी जानते हो यार, नीलामी को बोलते हैं ऑक्शन सेल। सर ऑक्शन हाउसेज होते हैं जो कि ऑक्शन सेल को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसमें नीलामी फाइनलाइज होने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्या अलग अलग तरीके होते हैं सर? कि जैसे है ना, सर फॉल ऑफ हैमर, किसी ने 1 लाख की बोली लगाई, किसी ने 1,10,000 की बोली लगाई, 1,10,000 एक, 1,10,000 दो, 1,10,000 3 तक। जैसे ही फॉल ऑफ हैमर हुआ वो ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है सर, ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट यदि न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसमें मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको क्वेश्चन कराए थे, ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट अखबार में छपा कि इतनी तारीख को इन आइटम्स की नीलामी की जाएगी 9 बजे सवेरे अहमदाबाद में इस वाले प्लेस पे। ये पढ़ के एक जना मुंबई से अहमदाबाद पहुंच गया, खर्चा हुआ, वहां टू इज सरप्राइज उसको ताला पड़ा हुआ मिल गया इस जगह पे, कोई वहां पर ऑक्शन सेल हो ही नहीं रहा था। उसने स्यू कर दिया कि तुमने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया, वो ऑफर था, मैं उसको पढ़ के बोली लगाने आया, ये एक्सेप्टेंस था तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लाओ डैमेजेस दो। जबकि कोर्ट ने अदरवाइज माना कि ये तो इन्विटेशन टू ऑफर था, आप जो बोली लगाएंगे वो ऑफर होगा, और जब आपका ऑफर स्वीकार्य हो जाएगा 1,10,000 एक, 1,10,000 दो, 1,10,000 3 ठग फॉल ऑफ हैमर, तब वो ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा, तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब आपका कोई लॉसेस या इधर उधर बात हो सकती है। अभी तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो फिर काहे का लॉस दे हम आपको? क्वेश्चन याद आ रहा है ये? बोलो। एक बात और याद रखना, अखबार में एडवर्टीजमेंट हमेशा ही इनविटेशन टू ऑफर होता है ऐसा नहीं है, वो ऑफर भी हो सकता है। जैसे कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जैसे कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के बारे में, वो इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ऑप्शन सेल और भी तरीके से हो सकता है। फॉल ऑफ हैमर पहले बताया, सर मुंह से ही बोल रहा है 1,10,000 एक, दो, 3 तक, हाथ नीचे किया, हाथ नीचे किया, इसका मतलब सर डील हो गई। ठीक है, ऑप्शन सेल। ऑक्शन सेल एक स्पेशल पब्लिक सेल है वेयर गुड्स आर ऑफर्ड टू बी टेकन बाय द हाईएस्ट बिडर फ्रॉम अमंग द पब्लिक। ऑक्शनियर कौन होता है? द पर्सन हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन एंड ही इज एन एजेंट ऑफ द सेलर। ठीक है, सेलर का एजेंट होता है। ठीक है, यूजुअली प्रपोज सेल इज एडवर्टाइज्ड ऑन डिसाइडेड डेट एंड टाइम, एंड इंटेंडेड बायर जो भी होते हैं वो असेंबल करते हैं उस जगह पे, सक्सेसिव बिडिंग होती है, और जो बिड सबसे सक्सेसफुल होती है, हाईएस्ट बिड होती है, वो ऑक्शनियर फॉल ऑफ हैमर या फिर कोई दूसरे अप्रूव्ड तरीके से एक्सेप्ट करता है। व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल? वेयर द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, in this case of sale by auction where goods are put in sale in lots,
each lot is prima facie deemed to be the subject matter of a separate contract of sale. ठीक है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन मैं कहीं से ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए. ठीक है, where goods are sold in lots, each lot is prima facie deemed to be subject matter of a separate contract of sale. बहुत सारे लकड़ी के गट्ठर पड़े थे, लॉट्स में बेचने की बातें हो रही थी, तो हर एक के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया जाएगा. कंप्लीशन ऑफ सेल, सर कंप्लीट कब होती है ऑक्शन सेल? व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट बाय द फॉल ऑफ हैमर और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर. 1 2 3 में, तीसरे में उंगली नीचे करता है, भले ही हैमर नहीं मारा हो, वैसा भी हो सकता है, मुंह से बोल दिया 1 2 3 काम खत्म. ठीक है, टिल सच कंप्लीशन एनी बिडर कैन रिवोक और रिट्रैक्ट हिज बिड. जब तक कि फॉल ऑफ हैमर नहीं हो रहा है. तो फॉल ऑफ हैमर का मतलब क्या होता है? ऑफर का एक्सेप्टेंस आ रहा है. जो आपने बोला ना, मैं 1,10,000 की बोली लगाता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, ये तो हो गया ऑफर. फॉल ऑफ हैमर हो गया इसका एक्सेप्टेंस. तो जब फॉल ऑफ हैमर इसका एक्सेप्टेंस हो गया रे, तो फिर क्या होगा कि सर एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? फॉल ऑफ हैमर पे होगी. उससे पहले अपना ऑफर रिवोक किया जा सकता है ना, तो उससे पहले आप फॉल ऑफ हैमर या 1 2 3 बोलने से पहले तक आप अपना ऑफर वापस खींच सकते हो. टिल सच कंप्लीशन एनी बिडर कैन रिवोक और रिट्रैक्ट हिज बिड. ये सब आपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में किया है. राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड बाय सेलर. सर कई बार क्या होता है कि खुद ऑक्शन में ही लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपए की चीज की बोली लगाने लग जाते हैं, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, और फिर सेलर को क्या है, नुकसान हो जाता है. तो कई बार क्या है, सेलर खुद भी इस ऑक्शन में बिड कर सकता है, खुद ही बेचने वाला, खुद ही खरीदने वाला, खुद ही बिडिंग करने वाला बन सकता है. ऐसा इसलिए भी कई बार करना जरूरी होता है, नहीं तो लोग क्या है, महंगी चीज को सस्ते में ले जाने की कोशिश करते हैं और सेलर को हो जाता है नुकसान. तो सर सेलर खुद भी अपनी उस ऑक्शन में जिसमें उसका खुद का माल है उसमें बिड कर सकता है, लेकिन बिना बताए नहीं कर सकता है. उसको एक्सप्रेसली रिजर्व करना पड़ेगा अपना ये राइट कि मैं भी बिडिंग कर सकता हूं या मेरे बिहाफ पे कोई आदमी बिड कर सकता है. ये बात ध्यान रखना. ठीक है, यदि उसने बिना बताए बिडिंग कर ली तो वो गलत होगी. तो सेलर कर भी सकता है, सेलर में रिजर्व हिज राइट टू बिड, बट एक्सप्रेसली उसको बता के करना पड़ेगा. ठीक है, वेयर सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर रिगार्डिंग राइट टू बिड. सर जहां पर ये ऊपर वाला पॉइंट में सेलर बिड तो करता है, लेकिन सर उसने लोगों को बताया ही नहीं कि मैं या मेरे बिहाफ पे कोई और खुद भी बिड कर सकते हैं. so it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person. ठीक है, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or such person, and such person and sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. सर कई बार क्या होता है, सेलर बिना बताए अपना एक आदमी बिठा देता है, ले जब कोई 30,000 की बोली बोले तो थोड़े से 2,000 रुपए बढ़ा के बोल देना. ऐसे करते करते प्राइस जो बोली 15,000 से चालू हुई थी वो पहुंच गई 65,000 पे. ठीक है सर, या फिर बायर को चाहिए थी, उसने 65 में खरीदी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने प्राइस रिगिंग की है, गलत तरीके से की है, या तो बता के करते कि इसमें सेलर खुद भी रिजर्व करता है अपना राइट बिड करने का, तब तो बायर इतनी होशियारी दिखाता नहीं. ये तो बायर के साथ में एक तरीके से फ्रॉड ही करना हो गया ना, कि आपने धीमे धीमे बिना बताए उसको अपने ही लोगों से बोलियां लगवा दी और प्राइस ऊपर पहुंचा दी. तो फ्रॉडुलेंट की तरह बायर इसको ट्रीट कर सकते हैं, जहां आपने बिना बताए या तो सेलर ने खुद ने अपने एक एजेंट के थ्रू बोलियां लगवा दी. ठीक है, रिजर्व्ड प्राइस. सर सेलर में नोटिफाई दैट द सेल इज सब्जेक्ट टू रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस बिलो व्हिच गुड्स विल नॉट बी सोल्ड. ये बहुत अच्छी बात होती है कि सर बोली लगाना चालू करें मिनिमम 60,000 रुपीज से, तो रिजर्व प्राइस, इससे नीचे कोई बोली नहीं लगाएगा क्योंकि इससे नीचे हमको बेचना ही नहीं. दिस इज द मिनिमम रिजर्व प्राइस. Pretended bidding. If the seller makes pretended bidding by appointing people who do not intend to purchase. अब सेलर ने बहुत सारे 3-4 लोगों को प्राइस रिगिंग के लिए बिठा दिया जो एक्चुअल बिडिंग नहीं कर रहे हैं, बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बिडिंग कर रहे हैं ताकि प्राइस रिगिंग हो जाए. ठीक है, in order to raise the bids the sale is voidable at the option of the buyer. ये उसके साथ में एक तरीके से फ्रॉड ही है, तो वो उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा. यदि उसको ये बात बाद में पता पड़ जाती, प्रूव कर सकता है, तो प्रिटेंडेड बिडिंग के
बेसिस पे वो सेल को वॉइडेबल घोषित कर सकता है। एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल अमाउंट ऑब्लिक डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस। सर कई बार क्या होता है, ये बहुत इम्प्लाइड थिंग है कि मान लो सेल तय हुई 10,000 रुपए पे ऑक्शन में, तो सर उस पे आप टैक्स का अमाउंट यदि ऑलरेडी ऐड नहीं किया हुआ है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जीएसटी लग गया, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी लग गई, ठीक है। अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज नहीं बोलता हो, एनी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सर दिस कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड, जो भी टैक्सेस हैं यार वो आप ऐड कर सकते हो। उसमें यदि कोई इंक्रीज हुई है तो ऐड कर दो, डिक्रीज हुई है तो घटा दो, ठीक है। जब तक कि आप खुद कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग के टाइम ये नहीं बोल रहे हो कि ये प्राइस जो है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, जो भी प्राइस रहेगी ऑक्शन में जो आप बिड करेंगे वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तब तो ठीक है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज कोई इंक्रीज या डिक्रीज इन टैक्सेस हो रहे हैं बिडिंग प्रोसेस के दौरान या बिड करने से लेके फाइनल डिलीवरी के बीच में, तो वो आप इंक्रीज कर सकते हैं प्राइस में या डिक्रीज कर सकते हैं टैक्स डिफरेंस के तौर पे। द अमाउंट ऑफ सच टैक्स और इंक्रीज ऑफ टैक्स शैल बी एडेड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय द सेलर एंड ही इज एंटाइटल्ड टू sue for and recover the same। एंड डिक्रीज के केस में अमाउंट ऑफ डिक्रीज ऑफ टैक्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय द बायर एंड he shall not be liable to pay for such deduction। जो कमी हुई है उसका फायदा बायर उठाएगा। इसी के साथ में हमने ऑप्शन सेल भी कर लिया है, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं देख ढूंढता हूँ, नहीं तो कल से हम अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला कर लेंगे। कल हम क्वेश्चंस चैप्टर 4 की भी मैं क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश करूंगा एक बार, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले पोर्शन को स्टार्ट कर देंगे। देखो अब दिन कितने बचे हैं आपके पास में, आज 7 तारीख हो गई, 8, 9 और 10, 3 दिन, ये 16, 17 के आसपास। आपके एग्जाम 24 से है ना, एम आई राइट?